बच्चों द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आइए अब हम पिछले क्लास से कंटिन्यू करते हैं और हम पिछले क्लास में ये क्वेश्चन हम कर लिए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे हम आगे बढ़ते हैं। और अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो ये देखो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा हूँ, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है वीडियो में वही एज इट इज़ एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से सर्कुलर लूप में कैसे मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये मैंने बताया है, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा आप। फिर वाई इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग कॉयल हैविंग n टर्न्स इज n टाइम्स एज लार्ज प्रोड्यूस बाय द सिंगल टर्न्स। मतलब ये क्वेश्चन को आपको समझना होगा अच्छे से, फिर तभी एक्सप्लेन कर पाओगे। पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक करंट कैरिंग कॉयल में, यदि हम करंट कैरिंग कॉयल्स को यदि n टर्न्स कर दें तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो n टाइम्स लार्ज क्यों हो जाता है प्रोड्यूस बाय द सिंगल टर्न्स। जितना एक सिंगल करता है उसके n टाइम्स हो जाता है यदि हम नंबर ऑफ टर्न्स को n करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो सिंपल आपका इसका आंसर दे सकते हैं कि यदि इफ़ n टर्म्स जब हम करते हैं ना तो ये इसलिए क्योंकि द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न्स, देखो जब भी मान लो कि ये मैं यहाँ पे 3D तो नहीं बना पाऊँगा, बट ऐसे मान लो कि ये मैंने ऐसे ऐसे टर्न्स बना लिए, ठीक है। अब इसमें जो करंट जा रहा है, यहाँ से जब यदि करंट आ रही है तो जितने भी लूप है ना, इसमें जितने भी लूप होंगे, ये तो सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर है बट आप इसको एज्यूम करो कि ये ऐसे सर्कुलर कॉइल्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी करंट का डायरेक्शन होगा सभी में तो सेम होगा। यहाँ से करंट आएगा और इधर आएगा, फिर ये आएगा, ऐसे ऐसे करंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। लेकिन फील्ड और इस करंट के कारण जो फील्ड हर पॉइंट पे होगा, आपको पता है कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सर्कुलर जो लूप होता है उसमें जो हर एक पॉइंट पे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इसके सर्कल में ऐसे ऐसे सर्कल होता है। तो करंट के डायरेक्शन सेम होता है लेकिन फील्ड जो इसके कारण होता है वो सिंपली एडअप होते जाता है, ठीक है। तो ये आप एक्सप्लेनेशन देंगे कि इफ़ देयर इज ए सर्कुलर कॉयल हैविंग n टर्न्स द फील्ड प्रोड्यूस इज n टाइम्स एज लार्ज प्रोड्यूस बाय सिंगल टर्न्स, दिस बिकॉज ऑफ करंट इन ईच सर्कुलर टर्न्स हैज सेम डायरेक्शन एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न्स हैज जस्ट सिंपली एडअप, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर दे सकते हो। फिर 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ रेडिश अपीयरेंस ऑफ सनराइज एट सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन का रेडिश अपीयरेंस क्यों होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया है कि लाइट फ्रॉम द सन नियर द होरिजिन पासिस थ्रू द थिकर लेयर ऑफ द एयर। नो, ये ऑप्शन मुझे अच्छा नहीं लगा। आगे देखते हैं, लाइट फ्रॉम द सन कवर लार्जर डिस्टेंस ऑफ द अर्थ ऑफ एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग आवर आई। बिल्कुल सही बात है, ये सही है। क्यों भाई, रेडिश अपीयरेंस इसीलिए होता है क्योंकि जब सन से जो रे निकलती है ना तो ये जो वाइट लाइट निकलती है इसमें 7 कलर्स होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ काफ़ी ये दूर होता है सन हमसे, अर्थ से, तो ये हमारे आँखों तक जो शॉर्टेड वेव लेंथ वाले जो लाइट हैं वो हमारे पास नहीं पहुँच पाते हैं। उसमें लॉन्गर वेव लेंथ वाले जैसे येलो हो गया और रेड हो गया वो हमारे तक पहुँच पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लॉन्गर वेवलेंथ है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। तो शॉर्टर वेवलेंथ वाले कम डिस्टेंस तक ही जाकर उनका एनर्जी खत्म हो जाता है तो वो हमारे तक नहीं आ पाता है। तो यही क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लाइट फ्रॉम द सन कवर द लॉन्गर डिस्टेंस ऑफ द अर्थ। तो जो लाइट आ रही है वो हमारे आँखों तक आने से पहले लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है, ठीक है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। नियर द होरिजिन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टेड वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स। बिल्कुल ये भी सही है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया इसको। लाइट फ्रॉम द सन नियर द होरिजिन पासिस थ्रू द थिकर लेयर ऑफ द एयर। हाँ, ये थिकर लेयर से पास करता है। ये हमारा ए ऑप्शन गलत है, थिनर नहीं होता है, थिकर होता है। थिकर होता है तभी तो सन से जो रे निकलती है, सन से जो लाइट आती है वो जैसे ही यहाँ पे थिकर में जाती है तभी तो सिर्फ रेड वाली ही आगे तक पहुँच पाती है, क्योंकि जो शॉर्टर वेवलेंथ वाले वो इसी पे ट्रैप हो जाते हैं, उनकी एनर्जी यहीं खत्म हो जाता है। क्योंकि वो शॉर्ट वेवलेंथ वाले हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से भी टकराकर स्कैटर कर जाते हैं और लॉन्गर वेवलेंथ वाले आगे तक आ जाते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा BCD। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? BCD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द फॉलोइंग केसेस व्हेन द रे पासेस रे ऑफ द लाइट
पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो आप देखो ड्रॉ कर लेना, ये बहुत ईजी है। और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये भी कर लोगे, ये तो आपको रट ही गया होगा अभी तक तो, ठीक है। और ये 3 नंबर में है, तो ये तीनों का डायग्राम बनाओगे तो एक एक नंबर मिल जाएगा। ओके, फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की लिस्ट ऑफ द कॉज ऑफ हाइपरमेट्रो, तो ये तो इस बार सिलेबस में नहीं है, तो ये बार डिस्कस नहीं करूँगा ये क्वेश्चन में। ड्रॉ ए रे डायग्राम हाइपर में ये भी नहीं हो तो ये भी हटा दो। अब इस पे आते हैं, स्टेट द रिलेशन बिटवीन कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट एंड साइज ऑफ द पार्टिकल्स। अब इसका समझो, इसका क्या होगा, देखो ये 3 टाइप के पार्टिकल होते हैं। एक होता है वेरी फाइन पार्टिकल, ठीक है, वेरी फाइन मतलब बहुत छोटे पार्टिकल। एक होते हैं लार्ज पार्टिकल, ठीक है, लार्ज पार्टिकल। और एक होते हैं एक्स्ट्रा लार्ज पार्टिकल या वेरी लार्ज पार्टिकल, आप बोल सकते हो। 3 कैटेगरी के होते हैं। तो इनका रिलेशन क्या है स्कैटरिंग से, देखो जब वेरी स्मॉल पार्टिकल्स हैं ना, वो किसको स्कैटर करेगा, वो स्कैटर करेगा शॉर्टर वेवलेंथ वाले को। ऑब्वियस सी बात है कि वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, एक शॉर्टर वेवलेंथ है, मतलब कि ये क्या होगा, शॉर्टर वेवलेंथ में यदि बनाऊँ तो ऐसे बनेगा, ये शॉर्टर। लॉन्गर वेवलेंथ, बड़े बड़े इसके वेवलेंथ होंगे। तो यदि इसके वेवलेंथ शॉर्टर है, तो ये यदि एक पार्टिकल यहाँ पे छोटा सा है, तो ये जो शॉर्टर वेवलेंथ वाले, ये छोटे वाले पार्टिकल से भी क्या होगा, टकरा कर स्कैटरिंग कर देगा। लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ वाले क्या है, इसकी वेवलेंथ काफ़ी दूर दूर तक, ये उछाल के ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इसका मतलब ये छोटे छोटे पार्टिकल को नहीं टच करेगा, इसलिए ये लॉन्गर वेवलेंथ वाला जो है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जो वेरी फाइन पार्टिकल है उसमें कौन होगा, शॉर्टर वेवलेंथ वाले स्कैटर होगा। फिर उसके बाद जो लॉन्गर वेवलेंथ वाला है, वो जो लॉन्गर साइज पार्टिकल्स है, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स हो गया, हमारा फॉग हो गया, ये सब जो है इसमें उससे कौन टकराएगा, उससे जो ये सब एक लार्ज पार्टिकल में मान सकते हो। और वेरी लार्ज पार्टिकल मतलब जो भी आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, वो जैसे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, आपके पेन है, आपका कॉपी है, ये सब वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो जब इससे जब वेरी लार्ज, जो थर्ड हमने ऑप्शन बताया वेरी लार्ज वाला, तो इस पर यदि लाइट पड़ती है ना, तो इसमें क्या होता है, ये सभी को स्कैटर कर देता है। इसकी पार्टिकल साइज इतने बड़े होते हैं कि ये लॉन्गर वाले को भी और शॉर्टर वाले को तो करेगा ही करेगा, लॉन्गर वाले को भी ये स्कैटर कर देता है। तो इसलिए वापस से क्या होता है, जब सभी लाइट स्कैटर हो जाता है किसी पार्टिकल्स पे टकरा कर, तो वापस से वो कैसा अपीयरेंस देता है, वाइट लाइट ही हमें अपीयरेंस देता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये हमारा साइज के पार्टिकल्स और वेवलेंथ में रिलेशन है। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द अपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट और वेवर्स। इसका ऑब्जर्वेशन क्यों और इसका कारण बताइए। तो देखो ऑब्वियस बात है, हॉट एयर है, हॉट एयर का जो पार्टिकल्स हैं वो एक सेकेंड, ओके नाउ फाइन। तो ये जो हॉट एयर का ऑब्जर्वेशन पूछा है कि क्यों होगा कारण, तो इसका कारण क्या होगा, एक तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और एक स्कैटरिंग। देखो जब हॉट एयर है ना, तो जब ये बार बार यहाँ से एयर है तो वो क्या होगा, सर्कुलेट होगा। तो कभी इसके पार्टिकल्स छोटे आएंगे, कभी बड़े आएंगे। तो उसमें क्या होगा कि जब मान लो कि छोटे पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या करेगा, जो शॉर्टर वेवलेंथ वाले उसको स्कैटर कर देगा। फिर उससे थोड़ी सी बड़ी वाली पार्टिकल आ जाएगी, तो हमें अब इस बार क्या होगा, वो जो लॉन्गर वाला है उसको भी थोड़ा सा स्कैटर करेगा। तो इसके कारण कभी डिम होता है, कभी डिम दिखता है, कभी हमें डार्क दिखता है, कभी ब्राइट दिखता है, कभी डिम दिखता है। तो इस तरह से वो जो है वो इस तरह से डिम और ब्राइट का कॉन्सेप्ट चलता है। तो ये इसका तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, स्कैटरिंग। बट अपरेंट पोजीशन जो है चेंज होने का कारण क्या है, तो उसका कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये ध्यान रखना है। क्यों भाई, क्योंकि बार बार डेंसिटी चेंज होता है ना, तो डेंसिटी चेंज होने से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो चेंज होती है। और रिफ्रैक्टेड लाइट यदि चेंज होगी ना, तो हमें पोजीशन डिफरेंट दिखेगा, फ्लक्चुएट करते हुए दिखेगा। तो इसका रीजन क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, फिर वो नेक्स्ट पूछ रहा है क्या, कंप्यूट द पाथ वाइट लाइट व्हेन द पास थ्रू द टू आइडेंटिकल प्रिज्म शोन इन फिगर। तो ये तो आप देखो किताब में लिखा हुआ है, बताया हुआ है, इसको ड्रॉ कर लेना, आपको याद ही होगा कि कैसे कैसे ये पहले 7 कलर निकालेगा, फिर इस पर 7 कलर मिलकर और ये वाइट लाइट ही बना देगा, ठीक है। तो ये आपको आता होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझो कि क्या है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको आप अच्छे से करना। 2 coils of insulated copper wound over the नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ये एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, इस पर 2 कॉयल है। कॉयल फर्स्ट इज कंपेरेटिवली लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, इसके पास लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है। स्टेट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन की इज क्लोज्ड एंड की इज ओपन। देखो यहाँ क्या होगा, कुछ लोग बोल देगा कि सर ये तो नॉन कंडक्टिंग है, तो इसमें तो कोई गैल्वेनोमीटर में कुछ ऑब्जर्वेशन होगा ही नहीं। बट ये गलत हो जाएगा बच्चा। होगा इसका क्या आंसर करेक्ट,
अब आपने एक मेरा यदि कौन से वीडियो देखे हुए तो उसमें मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताए थे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया था मैंने, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें क्या था, मैंने 2 केसेस बताए थे। फर्स्ट केस ये था कि यदि आप मैग्नेटिक फील्ड, आप एक मैग्नेट लिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इसके बीच में यदि कंडक्टर पर फोर्स लगाते हो ना, कंडक्टर पे फोर्स लगाते हो तो इसमें क्या निकलेगा, इसमें क्या होगा, एक करंट इंड्यूस्ड होगा। एक ये केस था। एक केस ये था क्या कि जब आप एक कॉइल ले लो, ठीक है, मतलब इस बार कंडक्टर हमारा स्टेशनरी है, रुका हुआ है, और आप इसमें मैग्नेट इंसर्ट करो, इसमें आप मैग्नेट इंसर्ट करो और इसको एक बार इंसर्ट पुल करो, एक बार पुश करो, मतलब एक बार अंदर डालो और एक बार बाहर निकालो। तो इसमें क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो मैं इसमें भी, इस केस में भी क्या होगा, हमें करंट मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, ये ध्यान रखना है। यही दोनों केस यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में हमें अप्लाई होगा और आंसर यहीं से आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जब की क्लोज्ड होगा ना बच्चों, तो जब की क्लोज होगा तो गैल्वेनोमीटर के निडिल में हमें एक माइनर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा इन वन डायरेक्शन, ठीक है। माइनर डिफ्लेक्शन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना हैवी मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट होगा, बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, लेकिन हाँ इस पर ज़रूर इफेक्ट तो डालेगा। तो यहाँ पे इसमें क्यों डिफ्लेक्शन होगा ये बताओ। देखो, जब आप इसमें करंट, इसमें बैटरी को स्विच ऑन करोगे, क्लोज करोगे, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। और इसमें करंट फ्लो होगा तो मैंने पढ़ाया है क्या कि जब किसी कंडक्टर में करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड फैलता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक फैलेगा, इस पे यहाँ तक है, और यदि मैग्नेटिक फील्ड इस पे आएगा तो फिर इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में आकर क्या करेगा, ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, मतलब इंड्यूस्ड करंट होगा इसमें। और इसमें यदि थोड़ा सा भी करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर उसको क्या कर देगा, रीडिंग में बता देगा। तो हम फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलेंगे कि जब क्लोज करेंगे तो भी हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, और जब इसको ओपन करेंगे तब भी होगा। तो जब एक बार क्लोज करोगे, एक बार ओपन करोगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा ना वो चेंज होगा। वही वाला केस याद करो, जब आप मैग्नेट को इंसर्ट कर रहे थे, पुल और पुश कर रहे थे, तब उसमें क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यही कारण यहाँ पे क्या होगा कि ओपन और क्लोज होगा, तो दोनों केस में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में हमें एक माइनर सा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। बट ये ध्यान रखना बच्चों कि ये जरूर लिखना कि दोनों जो क्लोज्ड, जब स्विच क्लोज्ड होगा और जब ओपन होगा, तो दोनों केस में जो रीडिंग होगा ना गैल्वेनोमीटर में, वो दोनों का निडिल का अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक बार इस तरफ होगा यदि गैल्वेनोमीटर का निडिल का रीडिंग, तो एक बार शो करेगा इस तरफ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब करंट का डायरेक्शन चेंज होता है तो क्या होता है, करंट के डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो अब इसका आपको करेक्ट आंसर समझ में आया कि कैसे आंसर इसका देना है। आंसर हमें ये देना है कि जब हम इसमें की को क्लोज करेंगे तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। और जब हम ओपन कर देंगे, मतलब स्विच हटा देंगे, तब क्या होगा, सडनली डिक्रीज करेगा। तो इसमें क्या होगा कि करंट इंक्रीज और डिक्रीज से क्या हमें मिलेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज डिक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज करने से क्या होगा, यहाँ पे हमें इसमें इंड्यूस्ड करंट देखने को मिलेगा, और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन देना है आपको। ओके, तो इसका आंसर लिख लोगे या नहीं लिख लो तो मैं रीजन बोल देता हूँ, लिख लो कि फर्स्ट जब आप लिखोगे ना कि व्हेन की इज क्लोज, तब लिखना गैल्वेनोमीटर निडिल डिफ्लेक्ट इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन। इसका रीजन क्या लोगे कि व्हेन की इज क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द सेकेंड कॉइल increase this cause the induced current to flow through it and hence deflection occur in one direction। फिर जब ओपन कर देंगे तो क्या बोलेंगे कि जब ओपन करेंगे तो गैल्वेनोमीटर निडिल डिफ्लेक्ट अगेन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। रीजन क्या बताएंगे, व्हेन की इज ओपन मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द कॉइल सेकेंड डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज दिस कॉज द इंड्यूस्ड करंट टू फ्लो अपोजिट डायरेक्शन, हेंस डिफ्लेक्शन अकर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, एक केस और इसमें पूछा जाता है बच्चा, ये क्वेश्चन को तो इस बार तो ये 2020 में पूछा गया था, इतना ही पार्ट पूछा गया था, लेकिन उससे प्रीवियस ईयर में इसमें और 2 पार्ट था क्या, थर्ड, ये तो 2 ऑप्शन यहाँ पे ये पूछ दिया आपको। थर्ड ऑप्शन ये था उसमें कि जब व्हेन द करंट इज पास कंटिन्यूसली थ्रू करंट कॉइल फर्स्ट, तो क्या होगा,
तो केस क्या होगा, तो जब याद रखना जब इसमें कंटिन्यूसली करंट फ्लो करना लग जाएगा ना, तब क्या होगा, तब नो डिफ्लेक्शन इन ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर गैल्वेनोमीटर, हमारे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। रीजन क्या होगा, क्योंकि जब कंटिन्यूस करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द करंट कॉइल सेकंड में कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं होगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही चेंज नहीं होगा तो करंट कहाँ से इंड्यूस्ड होगा, ये तो हमने पढ़ाया है तुम्हें। तो जब करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं होगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो थर्ड केस क्या ध्यान रखना है इसमें, कि जब करंट कंटिन्यूसली इसमें फ्लो करे कॉइल फर्स्ट में, तो कॉइल सेकेंड में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं होगा, जिसके कारण कि कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है क्या, कि ए कॉनकेव मिरर, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, एक कॉनकेव मिरर of focal length 10 cm can produce magnified real as well as virtual image of object placed in front of it. Draw a ray diagram to justify this answer. तो देखो, एक बार आपको रियल चाहिए, एक वर्चुअल चाहिए, तो आपको पता है कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है तो आपको ये वाला, ये हमारा जो कर्व पार्टिकल, जो कर्व सरफेस है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये आपका ये 10 सेंटीमीटर फोकस दे रखा है, तो यदि आपको रियल चाहिए तो रियल में तो आपको 5 पोजीशन ऐसे हैं जहाँ पे आपको रियल इमेज मिलता है, एक पोजीशन ऐसा है जहाँ वर्चुअल इमेज मिलता है, जो है पोल और फोकस के बीच में। तो बस ये डायग्राम बना देना, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो ये भी इजी है, ये कर लेना, मुझे पता है आप कर लोगे, फॉर्मूला पता है ये मिरर का, मैंने साइन कन्वेंशन बता दिया कैसे लेना है, तो ये हो जाएगा, ईजी है। ठीक है, फिर उसके बाद पूछ रहा है और में क्या दिया है, और में दिया है पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करना है, तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है बताओ। तो बहुत ईजी है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, कोई लेंस रे को कितना डाइवर्ज कर रहा है और कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, यदि किसी का मान लो कि कोई रे आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये लेंस इसने बहुत ज़्यादा इसको कन्वर्ज कर दिया, मतलब ये इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एंगल कन्वर्ज कर दिया, तो इसकी क्या बोलेंगे, इसकी लेंस की पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पावर क्या होता है, पावर इज डिफाइन एज ए डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द रे। ठीक है, तो ये आप देख लेना, एक लाइन का डेफिनेशन है एनसीईआरटी में, वो आप यहाँ पे लिख देना। डेफिनेशन एनसीईआरटी का ही फॉलो किया करो, क्योंकि नंबर उसी से ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, अपने मन से डेफिनेशन बनाओगे तो वो ठीक होगा, बट उस पर फुल मार्क्स मिलने का संभावना कम हो जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव, तो प्रिंसिपल फोकस भी डिफाइन कर दोगे, ईजी है। चलो, राइट द रिलेशंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, ये भी बहुत ही सिंपल है, मिरर के लिए और लेंस के लिए जानते हो, बार बार क्या बताऊँ मैं। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ इतना है, तो ड्रॉ करना है और इमेज डिस्टेंस बताना है, ये भी इजी है। आपको क्या दे दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है, उसके बाद और क्या दिया है, फोकल लेंथ भी दे दिया है, एफ भी दे दिया है, और आपको बताना क्या है, आपको बताना है इमेज डिस्टेंस वी बताना है। तो बस फॉर्मूला लगाना है, बट साइन कन्वेंशन का जरूर ध्यान रखना। चलो मैं साइन कन्वेंशन बता देता हूँ एक बार, फिर सॉल्यूशन आप खुद कर लेना। तो देखो कौन सा लेंस बोल रहा है, कॉन्वेक्स लेंस बोल रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस बोल रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो, अब आप सिंपल से सोचो कि ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखो। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं भी, इधर भी रखो चाहे इधर भी रखो, कहीं भी रखो, जब आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो यहाँ से रे जाएगी। अब रे की डायरेक्शन तो क्या हो गया, इस तरफ हो गया, रे की डायरेक्शन इस तरफ, तो मतलब इधर का जो भी इस ऑप्टिकल सेंटर से इधर जो डिस्टेंस आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसके अपोजिट नेगेटिव होगा, सिंपल है। तो यदि ये यू है, यदि ये यू है तो यू यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब ये माइनस का 10 होगा। ठीक है, और सॉरी ये फोकल लेंथ दिया है, हाँ ये फोकल लेंथ है, और ये तो फोकल लेंथ बताओ, ये डिस्टेंस तो हो गया 10 सेंटीमीटर, नेगेटिव में होगा, ये जो 15 है ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि रे यहाँ पे लेंस है, तो लेंस रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन होगा तो ये यहाँ आएगा, और एक रे आएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो मतलब इसकी जो फोकस बनेगी, फोकस किधर बनेगी, फोकस होगा इसका इधर। अब फोकस इधर होगा तो इसका मतलब कि यहाँ फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि रे की डायरेक्शन इस तरफ है, और इस तरफ डायरेक्ट, इस तरफ जो डिस्टेंस होगा, रे की डायरेक्शन की तरफ जो भी डिस्टेंस आएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो मतलब फोकस ये है हमारा, अब फोकस ये है तो 15 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एफ जो है वो हो जाएगा 15 और यू हो जाएगा माइनस का 10, और फॉर्मूला लगा देना 1/v - 1/u = 1/f, आ जाएगा आंसर। ठीक है,
तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और तब तक आपको, आपका काम क्या है, आपको वीडियो शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है। एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, आपको साइंस के सारे क्वेश्चन में रिवाइज करा दूंगा, बस आप चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें।